अपनी वो कौमार्य वाली लड़कियों को यहाँ बुलाओ। अरे साहिबान, हमारे चुन्यू लाव में लड़कियाँ तो बहुत हैं, पर ये सब तो धंधा करती हैं। अब कहाँ बची हैं कौमार्य वाली लड़कियाँ? युवराज का जहर बर्दाश्त नहीं कर रहा, कौमार्य वाली लड़की ही चाहिए। वो नौकरानी साफ सुथरी लगती है। अरे वो तो बस चूल्हा जलाने वाली है, रसोई का मोटा काम करती है। कौमार्य तो सच में है उसका, लेकिन ये रूप, रंग और हैसियत युवराज के लायक नहीं है। बस वही सही, युवराज का जहर और देर नहीं झेल सकता। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तो बस चूल्हा जलाने वाली हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बकवास बंद करो, हमारे साथ चलो। युवराज को बचाओगी तो तुम्हें फायदा होगा। इतनी भोंदू औरत ढूंढ लाई। युवराज कितने महान हैं, बेहद नाइंसाफी है। सरदार, वक्त बहुत कम है, काम चलाओ, बस जहर उतर जाए। छोड़ो, अंदर ले चलो। ये कौन सी जगह है? ये मुझे लेकर क्या करने जा रहे हैं? माँ घर पर खून खांस रही है, मुझे पैसे कमाकर उनके लिए जड़ी बूटी लानी है। युवराज, लड़की ले आए हैं। उसे सच बताना, जबरदस्ती नहीं। सुनो लड़की, ये राजधानी के प्रधानमंत्री के बड़े बेटे पी किंग हेंग हैं। उन पर हमला हुआ, कामोत्तेजक जहर चढ़ गया है। अगर 1 घंटे में नहीं उतरा तो जान जोखिम में है। इस जहर को उतारने के लिए तुम्हारी जरूरत है। कामोत्तेजक जहर? समझ आया? तुम राजी हो? क्या मुझे 20 रुपए मिल सकते हैं? मेरी माँ बीमार है, उन्हें जड़ी बूटी चाहिए, 20 रुपए की। गांव की लड़की सीधी बात करती है। 20 रुपए क्या, अगर युवराज को बचा लिया तो 200 रुपए भी मिलेंगे। माँ की बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं राजी हूँ। 20 रुपए, सीधी सादी लड़की है। युवराज, मैं अच्छे से करूंगी, आप तकलीफ न महसूस करें। युवराज, डरिए मत, मैं हल्के हाथ से करूंगी, जल्दी ठीक हो जाएगा। जहर उतर गया तो दर्द नहीं रहेगा। यह लड़की की आंखें और चेहरा बहुत नाजुक है। उसके कपड़े साधारण हैं, लेकिन उसकी आंखें बहुत साफ है। बचपन से आज तक मैं कभी इतना सुंदर व्यक्ति नहीं देखा। श्रीमान, तुम्हारा नाम क्या है? शियाओ, शियाओ याओ। यू शियाओ याओ। अगर दर्द होता है तो मुझे बताओ। वह आकाश का चांद है, मैं मिट्टी का कांटा हूँ। आखिरकार हम बिल्कुल अलग हैं। पिछली रात एक सौदा था, बस। कुछ और आराम करो, मैंने पैसे तैयार करने का आदेश दिया है। कुछ देर में तुम्हें वापस ले जाऊंगा। आकाश का चांद, वह मेरे लिए नहीं है। मैं एक आग जलाने वाली लड़की हूँ। यह 200 रुपए हैं। श्रीमान ने कहा है, पैसे लेकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। पे साहब के लिए एक औषधि सूप पकाओ, ज्यादा खजूर और एस्ट्रागलस डालो, शक्ति और रक्त के लिए बहुत अच्छा है। रसोई यहाँ है, तुम पकाओ। चुन्युई लो में मैं सबसे अधिक औषधि सूप पकाती थी। सुबह रात रहने वाले मेहमानों को एक एक प्याला देती थी। वे एक सांस में पी जाते थे और कहते थे शरीर में सुकून मिलता है। साधारण मोटी लड़की नहीं है। यहाँ बहुत सर्दी है, किसी का ध्यान रखने वाला भी नहीं है। श्रीमान पर प्रेम जहर का असर हुआ है, उनकी शक्ति और रक्त बहुत कम हो गए हैं। इस औषधि सूप को 1 घंटा पकाना होगा, तब जड़ी बूटियां अच्छे से पकेंगी और असर अच्छा होगा। मेरे साथ आओ, श्रीमान पढ़ने के कमरे में है। क्या हो रहा है? मैं पेई किंग हेंग को देखने की उम्मीद कर रही हूँ, लेकिन डर भी लग रहा है। यह औषधि सूप है। श्रीमान, गर्मागर्म पी लें। चांग श्वेन, यह क्या है? श्रीमान, जब हम लियाओदोंग आए थे, आपने कहा यहाँ बहुत कठिन है, एक नौकरानी भी नहीं लाई। हम सब मोटे आदमी हैं, इस लड़की को रहने दे, श्रीमान की देखभाल करने के लिए। आठ आठ। वह मुझे रहने देना चाहता है।
अगर वह मना करे तो क्या होगा? साधारण कपड़े पहने हैं, लेकिन उनके अंदर की वह पवित्रता छिपी नहीं है। रुक जाना भी ठीक रहेगा। नेता भैया, क्या पेई गोंगजी मुझे रुकने दे रहे हैं? गोंगजी ने मना नहीं किया, तो मान लीजिए कि हाँ कह दिया। तुम्हें चुना हुए लाओ में 1 महीने में कितने पैसे मिलते थे? मैं 10 गुना ज्यादा दूंगा। आपने जो पैसे मुझे दिए थे उनसे मेरी माँ का इलाज हो जाएगा और एक छोटा सा घर भी खरीदा जा सकता है। मुझे पैसे नहीं चाहिए। वह पैसों के पीछे नहीं भागती। बस उस चांद को देख पाना जो चांद मुझसे बहुत दूर था, बस इतना ही काफी है। ठीक है, अगर तुम नहीं लेना चाहती तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन याद रखना, गोंगजी की अच्छे से देखभाल करना। अगर गोंगजी को जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्ही से पूछूंगा। मैं समझ गई नेता भैया, मैं गोंगजी की पूरी देखभाल करूंगी, उन्हें जरा सा भी दुख नहीं होने दूंगी। पेई गोंगजी, यह सीवू सूप है, आप इसे गर्मा गर्म पी लीजिए। यह खून और ताकत बढ़ाता है, पीने से सेहत अच्छी हो जाती है। सूप का स्वाद गहरा है, न कड़वा है न कसैला, हल्की सी मिठास है, बिल्कुल मेरे मुंह के अनुकूल है। स्वाद ठीक ठाक है। गोंगजी को पसंद आया, बस यही बड़ी बात है। मैं अब रोज आपके लिए यह सूप बनाऊंगी। यह मुस्कान कितनी साफ और निश्चल है, जैसे सर्दियों की धूप। गोंगजी, आपके हाथ ऐसे कैसे हो गए? कोई बात नहीं, लियाओ में सर्दी ज्यादा है, शायद ठंड से फट गए हैं। यह कोई बात नहीं कैसे हो सकती है? चीरे पड़ गए हैं, कितना दर्द होता होगा। अगर पानी लग गया तो संक्रमण भी हो सकता है। मेरे पास आपके हाथ ठीक करने का तरीका है। चाहे मैं कितनी भी देर से लौटूं, तुम मेरा इंतजार करती हो। लगता है मुझे आदत सी हो गई है। यह वो चीज है जो मैंने पहले बचा कर रखी थी, माँ के लिए ताकत बढ़ाने के लिए। पहले आप इस्तेमाल कर लीजिए। गोंगजी के हाथ इतने सुंदर हैं, उन पर ठंड से फटी त्वचा कैसे हो सकती है? यह दादी माँ का नुस्खा है, माँ ने सिखाया था। इसे फटी त्वचा पर लगाओ, जल्दी ठीक हो जाएगा। लड़कियों ने इस्तेमाल किया तो उनके हाथ सफेद और मुलायम हो गए। गोंगजी ने लगाया तो भी काम करेगा। गोंगजी के हाथ सच में बहुत सुंदर हैं। हड्डियां साफ दिखती हैं, हाथ मोती जैसे सफेद। मेरे हाथों जैसे नहीं, जो बहुत खुरदरे हैं, छोटे बड़े निशानों से भरे हुए। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम यह लगा लो। मेरा घर गरीब है, इतनी अच्छी चीज कहाँ से इस्तेमाल कर पाती? मेरे हाथ तो ठंड के आदी हो गए हैं। कोई बात नहीं महोदय, मेरी बात मानिए, यह मरहम बहुत कारगर है। मैं चुनिए लाओ में लड़कियों पर कई बार आजमा चुकी हूँ। उनके हाथ बिल्कुल सफेद और मुलायम हो गए, जरा सा भी निशान नहीं रहा। अगर काम न आए तो आप फिर से। क्या मैं बहुत सख्त हो गया? आगे से खुद भी ज्यादा लगाया करो, फिर कभी चोट मत लगने देना। रात हो गई है, जाकर आराम करो, कल सुबह जल्दी सेवा करनी है। जी महोदय, तो मैं अब जाती हूँ। आप समय पर मरहम लगाना याद रखना। महोदय ने उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ कितना गर्म था। उन्होंने मुझे खुद का ख्याल रखने को भी कहा। क्या उन्हें मुझसे थोड़ा सा प्यार है? तुमने मेहनत की। नहीं, कुछ नहीं। आज महोदय ने मेरे बनाए लॉन्गजी गैंग की तारीफ की और मुझ पर मुस्कुराए भी। उनकी मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत है, जैसे आसमान के तारे। मुझे उनकी अच्छे से देखभाल करनी है। पर आखिरकार हमारे बीच आसमान जमीन का फर्क है। महोदय को एक दिन जाना ही है। यह मशरूम सूप महोदय को बहुत पसंद है। महोदय मामले की जांच करने गए हैं, अभी तक लौटे नहीं। इतनी भारी बर्फबारी, कहीं महोदय को कुछ हो तो नहीं गया। जल्दी सब लोग मेरे साथ आओ, जल्दी मेरे साथ आओ।
आज रात हम पर हमला हुआ था। मैं महोदय से बिछड़ गया। महोदय अभी भी बाहर हैं। चांगशुआन दादा, इतनी भारी बर्फबारी में उन्हें खतरा तो नहीं है? हमलावर बहुत थे, हम बिछड़ गए। महोदय आसपास के जंगल में ही होंगे। यह बर्फबारी बहुत ज्यादा है, सारे निशान मिटा देगी। अगर महोदय नहीं मिले तो वह जी जम जाएंगे। मैं भी आपके साथ ढूंढने चलूंगी। मैं लियाओदोंग में पली बढ़ी हूँ, यहाँ के पहाड़ी रास्ते जानती हूँ, दिशा पहचान सकती हूँ। जाओ याओ बहुत खतरनाक है, जंगल में हमलावर हैं और यह भारी बर्फबारी। तुम एक लड़की हो, नहीं जा सकती। नहीं, मुझे जरूर जाना है। पीछे आओ। पेई गोंगजी, आप कहाँ हैं? पेई गोंगजी, क्या आपने सुना? मैं शियो याओ हूँ। गोंगजी, क्या करूँ? कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। गोंगजी, आप कहाँ हैं? गोंगजी, मुझे आपको जरूर ढूंढना है। ये पुरुष के पैरों के निशान हैं। आकार देखकर लगता है गोंगजी के हैं। पेई गोंगजी, ये जरूर गोंगजी के निशान हैं। गोंगजी, मैं आपको बचाने आ गई हूँ। पेई गोंगजी, उठो उठो, मुझे डरा मत दो। अच्छा हुआ, सांस तो चल रही है। गोंगजी, आपको जरूर टिकना होगा, मैं जरूर आपको बचाऊंगी। माँ ने कहा था, त्वचा से त्वचा सटाकर एक इंसान की गर्मी से जमे हुए इंसान को बचाया जा सकता है। गोंगजी, मैं जरूर आपको बचाऊंगी। हुआ एर, क्या तुम हो? हुआ एर, हुआ एर, तुम चाहे कोई भी हो, मुझे बस गोंगजी का जीवन चाहिए, बस वो जिंदा रहे। शियो याओ, तुम यहाँ कैसे? गोंगजी, आप होश में आ गए। बहुत अच्छा हुआ, आखिरकार आप आ गए। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। यहाँ और रुके तो तुम जम जाओगे। वो अपने शरीर से मेरी रक्षा कर रही है, जरूर जम गई होगी। तुमने बहुत मेहनत की, तुम्हें तकलीफ दी। कोई मेहनत नहीं, बस गोंगजी सही सलामत रहें। गोंगजी को इतनी गहरी चोट लगी है। मैं आपको पहनने में मदद करती हूँ। गोंगजी, बाहर बर्फबारी ज्यादा है, लेकिन मुझे रास्ता याद है। हमें जल्दी वापस चलना चाहिए। इतनी ठंड में उसने मुझे ढूंढ ही लिया। पहली मुलाकात वाली रात की तरह ही। उसका शरीर छोटा और नरम है, आग जैसी गर्म। असल में उस रात दवा का असर पहले ही खत्म हो चुका था। हुआ एर कौन है? शियो याओ, धीरे चलो, थक मत जाना। गोंगजी, मैं नहीं थकी, मैं संभाल सकती हूँ। हम जल्द ही बाहर निकल जाएंगे। मैं हुआ एर के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं करती। मुझे जवाब सुनने का डर है। डर है कि मेरा प्यार आखिरकार एक मजाक बनकर रह जाएगा। उसने एक बार फिर मेरी जान बचाई। लगता है मैं सचमुच उसके बिना नहीं रह सकता। राजकुमार, आप चाहे कोई भी हो, मैं बस यूं ही राजकुमार का हाथ थामे रहना चाहती हूँ और यूं ही चलती रहना चाहती हूँ, भले ही यह सिर्फ एक सपना ही क्यों न हो। राजकुमार, हम लगभग पहुंच गए हैं। राजकुमार, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मुझे अलग क्यों नहीं होना चाह रहा? कोई बात नहीं। राजकुमार, शाओ याओ जी, आप लोग आखिरकार लौट आए, बहुत अच्छा हुआ। शाओ याओ जी, आप ठीक तो है ना?
बहुत ठंड लग गई होगी। मैं ठीक हूँ, बस राजकुमार सुरक्षित रहें तो सब ठीक है। राजकुमार को ठंड से चोट लगी है और चोट भी आई है। वैद्य जी को बुलाना पड़ेगा। जल्दी जाओ। शाओ याओ जी, आपको भी तेज ठंड लगी है। पहले साइड के कमरे में जाकर अदरक की चाय पीकर शरीर गर्म कर लो, यहाँ मैं देख रहा हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। राजकुमार इस हालत में है, मैं खुद देखभाल करूंगी, तभी मुझे चैन मिलेगा। राजकुमार के शरीर में सर्दी का प्रवेश हो गया है, साथ ही शारीरिक शक्ति भी बहुत क्षीण हो गई है। किसी तरह नब्ज कमजोर होने के बावजूद फिर भी स्थिर है। मूल तत्वों को नुकसान नहीं पहुंचा है। मैं सर्दी दूर करने वाली और शरीर गर्म करने वाली एक दवा लिखता हूं, आज रात ही पकाकर पिलाएं और गुनगुने पानी से शरीर पोंछकर गर्म करें। 3 दिनों के अंदर हालत बेहतर हो जाएगी। वैद्य जी, आपने कष्ट उठाया, दवा का नुस्खा मुझे दे दीजिए, मैं दवा पकाऊंगी। दवा को धीमी आंच पर 2 घंटे पकाना है। पकाने के बाद ठंडा करके ही पिलाएं। बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए और न ही बहुत ठंडी। मैं याद रखूंगी। वैद्य जी, आपका शुक्रिया। कृपया आप लोग वैद्य जी के साथ दवा लेने चलें, आपका कष्ट होगा। राजकुमार, थोड़ा सब्र करें। शरीर पोंछने के बाद गर्माहट आ जाएगी। राजकुमार, जागिए, दवा पी लीजिए। तुम हो? हाँ राजकुमार, मैं हूँ। दवा गर्म नहीं है, पी लीजिए, ठीक हो जाएंगे। तुमने मेहनत की, शाओ याओ। कोई मेहनत नहीं है राजकुमार, यह तो मेरा फर्ज था। यह मूर्ख लड़की मुझे ढूंढने के लिए खतरा मोल ले रही है। इतनी ईमानदारी से मेरी देखभाल कर रही है। यकीनन वह बाकी सबसे अलग है। आगे चलकर मैं उसकी हिफाजत जरूर करूंगा। उसे फिर कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। राजकुमार, इस बार का मामला साफ हो गया है। हम राजधानी लौटने की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, आदेश दो। राजकुमार, तो शाओ याओ जी के बारे में आपकी क्या योजना है? उसने आपकी जान बचाई है और लगातार आपकी सेवा कर रही है। अगर उसे ऐसे ही लियाओदोंग में छोड़ दिया गया तो ठीक नहीं होगा। उसे अपने साथ राजधानी ले चलो। लेकिन आप जब वापस जाएंगे तो लोटस प्रिंसेस से शादी करने वाले हैं। जियो याओ को अपने पास रखना शायद लोगों की बातों का कारण बनेगा और लोटस प्रिंसेस को भी नाराज कर देगा। मैं तो भूल ही गया था कि मेरी एक शादी तय है। गोंगजी और लोटस प्रिंसेस बचपन से जानते हैं। वह महाराज की आंखों का तारा है। स्वभाव से बहुत लाडली हैं, लेकिन गोंगजी पर पूरी तरह निर्भर हैं। महाराज ने पहले ही शादी तय कर दी है। शादी का वादा, लोटस प्रिंसेस से शादी। और जियो याओ तो बस एक गांव की लड़की है, उसका दर्जा बहुत नीचा है। गोंगजी और उसके बीच आसमान जमीन का फर्क है। एक गांव की मूर्ख लड़की। हुआर जरूर उस पर ध्यान नहीं देगी। गांव की मूर्ख लड़की, यही है वह दूरी जो धूल के कण और चांद के बीच होती है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उसके पास 1 इंच भी नहीं पहुंच पाऊंगी। पेई गोंगजी, रात का खाना तैयार है, गर्मागर्म खा लीजिए। अंदर आओ। गोंगजी, यह कैंडी पियर सूप है, गले के लिए अच्छा है, गर्मा गर्म पी लीजिए। गोंगजी और चांगश्वान दादा काम की बात कर रहे हैं, मैं तंग नहीं करूंगी, मैं पहले जाती हूँ। गोंगजी, आप बस करो। योजना के मुताबिक आगे बढ़ो। 3 दिन बाद राजधानी के लिए रवाना होना है। मेरा और पेई गोंगजी का सिलसिला शुरू से ही एक सौदा था। अब यह सौदा भी खत्म होना चाहिए। लोटस प्रिंसेस बहुत ही कीमती है, वही गोंगजी के लिए बनी है। मैं तो बस एक गांव की मूर्ख लड़की हूँ, गोंगजी के लायक कैसे हो सकती हूँ? उनके पास रहकर मैं सिर्फ उनके लिए मुसीबत लाऊंगी, सिर्फ खुद को शर्मिंदा करूंगी। जयो याओ। जयो याओ।
चांगशुआन, जियो याओ कहाँ है? जियो याओ कहाँ चली गई? गोंगजी, मुझे नहीं पता। आज सुबह उठने पर जियो याओ को नहीं देखा। गोंगजी, जियो याओ वह शायद चली गई है। नहीं हो सकता। वह कैसे चली जाएगी? वह क्यों जाएगी? घोड़ा तैयार करो, मुझे उसे ढूंढना है। गोंगजी, मुझे मत रोको। अगर उसे नहीं पकड़ पाया तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। चलो जियो याओ, मत जाओ, मुझे मत छोड़ो। मैंने गलती की, मुझे वो बातें नहीं कहनी चाहिए थीं, मुझे तुम्हें दुखी नहीं करना चाहिए था। वापस आ जाओ, ठीक है? मुझे माँ के पास जाना है। माँ दक्षिण के एक छोटे शहर में चली गई है। मैं सोचती हूँ अगर दूर चली जाऊं तो पेई किंग हेंग के बारे में नहीं सोचूंगी। पी गोंजी, आप कैसे आ गए? लगता है आपकी मर्जी के अनुसार नहीं हुआ। आप बहुत नाराज हैं। मेरे साथ वापस चलो। जियाओ बेवकूफ है। पी गोंजी के साथ राजधानी नहीं जाएगी। गोंजी, राजधानी का कोई भी नौकरानी जियाओ से बेहतर सेवा करेगी। जियाओ, बात नहीं करो, मेरे साथ चलो। मुझे पता है तुमने सुना मेरी और चांगशुआन की बातचीत। जियाओ गोंजी की सेवा करती थी सिर्फ पैसे के लिए। अब पैसे काफी हैं। गोंजी अब अलग हो जाते हैं। गोंजी का भविष्य उज्जवल हो और लियान हुआ राजकुमारी के साथ सदा सुखी रहे। मेरे साथ चलो, नहीं तो फिर मुझसे न मिलो। गोंजी, चिंता न करें, जियाओ जीवन भर आपसे नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। झयाओ, तुम्हारी वजह से माँ की बीमारी ठीक हुई। माँ बस तुम्हें स्वस्थ चाहती है। मैं खुश हो जाऊंगी। इस छोटे शहर का मौसम गर्म है, शरीर के लिए अच्छा है। हम यहाँ अच्छे से रहेंगे। जयाओ, तुम्हारी माँ है? हाँ छुई दादी, आप आ जाओ। अरे जियाओ, मेरा बेटा राजधानी के महाविद्यालय में पढ़ता है। अभी मौसम ठंडा हो रहा है। मैं उसके लिए कपड़े और पैसे ले जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, कभी बाहर नहीं गई। सोचा तुम जवान है, दुनिया देखी है, तुम मेरे साथ राजधानी चलो। पता नहीं तुम चाहोगी। जयाओ, चुई दादी ने कहा है तुम उनके साथ जाओ। तुम्हारे घर में भी कुछ नहीं है, राजधानी की चमक देख लो। ठीक है छुई दादी, मैं आपके साथ राजधानी जाऊंगी। राजधानी इतनी बड़ी है, पीकिंग हेंग से नहीं मिलेंगे। चीजें देकर तुरंत वापस आएंगी। राजधानी में फिर कभी नहीं आएंगी। गाड़ी रोको, यह रास्ता मेरा है। यह पेड़ मैंने लगाया, इससे गुजरना चाहते हैं, रास्ता का पैसा दो। हम साधारण लोग हैं, पैसे नहीं हैं। आप महान लोग, हाथ ऊंचा करें, हमें जाने दें। हम पैसे नहीं? तुम्हारी घोड़ी पैसे नहीं होने की नहीं लगती। बकवाद बंद करो, जल्दी पैसे दो, नहीं तो हम नर्म नहीं रहेंगे। चुई दादी, उठ जाओ। मेरे सिल्वर, मेरी चीजें सब गई। अब क्या करें? यान राजधानी में मेरा इंतजार कर रहा है, मैं उसे क्या बताऊंगी? चुई दादी, दुखी न हो, सिल्वर गया, हम फिर कमा सकते हैं। चीजें गई, हम फिर ला सकते हैं। पहले रहने की जगह ढूंढें, सब ठीक हो जाएगा। राजधानी बिल्कुल पास है, लेकिन हम एक पैसे के भी नहीं हैं, मुसीबत में है। यह मेरी माँ ने मुझे दिया था और यह मेरे पास एकमात्र कीमती चीज है। यह सबसे सस्ता घर है, 1 महीने के लिए सिर्फ 100 पैसे। यहीं ठहरते हैं। ठीक है, तुम सब सामान सजा लो, मैं चली। चुई दाई, आप अच्छे से आराम करें, फिक्र न करें। मैं पैसे कमाने का तरीका ढूंढ लूंगी, सफर का खर्च जमा कर लूंगी और छुई यान के लिए भी सफर का खर्च और कपड़े तैयार कर दूंगी। शियाओ, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? कोई बात नहीं चुई दाई, आप अच्छे से आराम करें, मैं खाना बनाती हूँ। चुई दाई, मैंने देखा राजधानी के लोग सुअर मारकर सिर्फ बढ़िया मांस बेचते हैं, बाकी अंतरी बहुत सस्ती है, तो सारी खरीद लाई। ठीक है,
मैं लियाओदोंग में पली बढ़ी लियाओदोंग की सूप नूडल्स बनाना जानती हूँ। स्वाद असली है। मैं सड़क किनारे एक ठेला लगाऊंगी, लियाओदोंग सूप नूडल्स बेचूंगी, कुछ पैसे कमा लूंगी। ठीक है, दाई की तबीयत भी अब बहुत ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये अंतड़ी लोहे के बर्तन में पकाएंगे, मसाले डालकर एक रात मैरिनेट करेंगे। गेहूं का आटा पकाएंगे, मैरिनेट की गई सुअर की अंतड़ी का एक कटोरा लेंगे, सूप से भर देंगे। बस एक कटोरी गरम गरम मसालेदार नूडल्स तैयार। तो मैं सामान खरीदने जाती हूँ। साहिब, आपके नूडल्स तैयार हैं। देखिए, ये नूडल्स बिल्कुल पतले और लंबे हैं, पकने पर बहुत स्वादिष्ट होंगे। बेटी, एक कटोरी सूप नूडल्स कितने पैसे की? एक कटोरी 2 पैसे, सस्ता और भरपूर, स्वादिष्ट और पेट भरने वाला। ठीक है। बेटी, तुम्हारे नूडल्स बहुत अच्छे हैं। बस मेहनत से काम करो, जल्दी पैसे जमा कर लोगे, छुई दाई को वापस ले जाओगे और छुई यान के लिए भी अच्छा खर्च और कपड़े तैयार कर पाओगे। धंधा बढ़ता जा रहा है। छुई दाई छुई यान को भी मिल गई। मालिक, एक कटोरी नूडल्स। 1 मिनट रुको, तुरंत तैयार। एक कटोरी लाओ, सूप ज्यादा डालो। मालिक, नूडल्स तैयार हैं। तुरंत लाती हूँ। पेकिंग हैंग प्याज पसंद नहीं करता। कभी नहीं खाता तो नहीं डालेंगे। आपके नूडल्स आराम से खाएं। वो याद रखती है मैं प्याज नहीं खाता। मैंने सोचा था इस जिंदगी में तुम्हें फिर नहीं देख पाऊंगा, लेकिन यह नहीं सोचा था इस तरह राजधानी की सड़क पर फिर मिलेंगे। फिर भी वही साधारण कपड़े, लेकिन साफ सुथरी छवि छुपाई नहीं जा सकती। शियाओ, बेटी, मेरे नूडल्स तैयार हैं। तुरंत लाती हूँ। राजधानी क्यों आई? किसी को ढूंढने आई। ढूंढने? पहले कहा था जिंदगी भर नहीं। श्याओ याओ, मैंने कहा था ना कि मेरे आने का इंतजार करो फिर दुकान लगाना। तुम फिर से अकेले ही क्यों लग गए? मेरा इंतजार भी नहीं किया। तुम्हारी राजकीय विद्यालय की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। ये छोटा मोटा काम मैं अकेले ही संभाल लूंगी। आज विद्यालय में छुट्टी है, पहले तुम्हारे साथ दुकान लगाता हूँ। काम खत्म हो जाने के बाद तुम्हें और माँ को झील के किनारे घुमाने ले जाऊंगा। वहाँ का बाजार बहुत रौनक भरा होता है। श्याओ याओ, वहाँ बैठा हुआ आदमी मुझे लगता है नया नियुक्त हुआ दाबाओसी का उप प्रमुख श्री पेई है। वो लगातार तुम्हें क्यों देख रहा है? क्या तुम उन्हें जानती हो? राजधानी का इतना बड़ा अधिकारी, मैं एक गांव की लड़की, उन्हें कैसे जानूंगी? शायद महोदय को यह नूडल्स की दुकान नई लगी, बस 2 बार देख लिया। हाँ, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। चलो काम पर लगते हैं, फिर हम बाजार घूमने चलेंगे। ठीक है। लगता है तुम सचमुच मुझसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। महोदय, धीरे धीरे जाइए। आखिरकार वो दिन लौटकर नहीं आएंगे। ये श्री पेई तो बहुत उदार हैं। एक कटोरी नूडल्स के इतने सारे पैसे दे दिए। वापस ले जाओ, मैं नूडल्स बेचती हूँ। 1 पैसे का 1 पैसे का सामान। ये अनजाने पैसे नहीं लूंगी। तो फिर अगली बार श्री पेई से मिलने पर वापस कर देना। श्याओ याओ, काम खत्म हो गया है, चलो बाजार घूमने चलते हैं। आजकल नींद कम आती है, दिमाग भारी रहता है। मैं नहीं जाऊंगी घूमने। क्या डॉक्टर को बुलवाएं? नहीं नहीं, जरूरत नहीं। तुम और यानर थोड़ी देर और घूम लो, मुझे अच्छी तरह सोना है। ठीक है माँ, आप आराम से सोइए। श्याओ याओ, चलो हम चलते हैं। अच्छा। श्याओ याओ, देखो ये हेयरपिन कितनी सुंदर है, तुम्हारे लिए एक ले लेता हूँ। बहुत महंगी है, लेने की जरूरत नहीं, बस देख लेते हैं। श्याओ याओ, तुम्हें क्या पसंद है? मैं तुम्हें दूंगा। नहीं चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों की कीमत में तो मैं 15 दिन तक नूडल्स बेचूंगी। ये सचमुच अच्छा सौदा नहीं है।
इन दिनों स्कूल से आकर मैं बुक स्टोर में कॉपी करने का काम करता हूँ। कल ही मेरी मजदूरी मिली है, पैसे हैं। घर से निकलते समय मेरी माँ ने खास तौर पर कहा था कि तुम कुछ नहीं खरीदोगी, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? यह तुमने कहा है, पैसे खत्म हो जाए तो बाद में पछताना मत। मुझे तो खुशी होगी, पछताना कैसा? यह लियाओडोंग शहर की बर्फीली फूल है। लियाओडोंग बहुत ठंडा है, आम फूल वहाँ जी ही नहीं पाते। सिर्फ यह बर्फीला फूल ही सर्दी को पसंद करता है, बर्फ के ढेरों में खिलता है। अगर पसंद है तो ले लो, ये फूल बहुत सुंदर है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। बाकी रख लो। कोई बात नहीं, हम और कुछ देखते हैं। यह फूल भी इतना खास नहीं है। क्या आप डाली टेम्पल के अधिकारी पे शोकिंग हैं? हाँ। महोदय, मेरी एक मित्र को ये फूल पसंद आया है, क्या आप कृपया इसे हमें दे सकते हैं? मैं दोगुनी कीमत देने को तैयार हूँ। हम्फ, अगर तुम्हारी मित्र को यह पसंद है तो वह खुद क्यों नहीं आकर मुझसे कहती? सियो याओ, आओ, डरो मत। अधिकारी पे बेइंसाफ व्यक्ति नहीं है। चिंगहंग भैया, तुम बाजार घूमने आए हो तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? यह क्या बेकार चीज है। धागा घटिया है, बनावट भी खराब है, बिल्कुल फूहड़ तरीके से बनाया गया है। चिंगहंग भैया, तुम्हें ऐसा कचरा कैसे पसंद आ सकता है? वो आयर मत। तो यह प्रिंसेस लियन हुआ है। यह सच है, मैं एक गांव की लड़की उनकी बराबरी कैसे कर सकती हूँ? चिंगहंग भैया, मुझे महल से बाहर आने का मौका कम ही मिलता है, तुम्हें मेरे साथ अच्छे से घूमना होगा। इस कचरे को देखना बंद करो। चलो हम चलते हैं, कुछ और देखते हैं। जियो याओ, दुखी मत हो, हम दूसरे मोती के फूल देखने चलते हैं। बाजार में जरूर और भी सुंदर होंगे। मेरी ही गलती है, अगर मैं थोड़ी तेज होता तो श्रीपेई नहीं खरीद लेते। उन्होंने खरीदा ही है तो बेकार में क्यों फेंक दिया? बहुत गलत है। मैं ठीक हूँ, बस एक मोती का फूल था, दुखी होने लायक नहीं। बाजार में इतनी सारी चीजें हैं, हम दूसरी खरीद लेंगे। मुझे पता है तुम सच में परवाह नहीं करती, उस मोती के फूल की भी नहीं, और न ही मेरी। किंग हेंग जी, यहाँ मत खड़े रहो, चलो आगे देखते हैं। सुना है वहाँ नई अजीब चीजें बिकती हैं, मैं देखना चाहती हूँ। मालिक, एक मूली दीजिए। क्या आपकी छुरी भी मांग सकती हूँ? अरे लो बेटी। जियो याओ, तुम्हें मूली और छुरी क्यों चाहिए? बस देखते रहो। जियो याओ, तुम बहुत शानदार हो, यह नक्काशी भी बहुत सुंदर है। दीदी कितना सुंदर फूल, मुझे भी चाहिए, मुझे भी एक चाहिए। ठीक है दीदी, तुम्हारे लिए नक्काशी करती हूँ। वाह, हाँ हाँ हाँ। बस तुम्हें पसंद आया तो ठीक है। मेरी जियो याओ अब भी इतनी दयालु है, इतनी प्यारी। लियाओडोंग की बर्फीली जमीन की बर्फ की कलियों जैसी, साफ और मजबूत। किंग हेंग जी, तुम इतनी देर से देख रहे हो, अगर पसंद है तो एक खरीद लो ना। अरे, दर्द हो रहा है, इतनी लापरवाही कैसे? जल्दी चलो डॉक्टर को दिखाने अस्पताल चलते हैं। बस एक छोटी चोट है, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी दवा लगा दो, ठीक हो जाएगा। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, पैसे की बर्बादी होगी। ये छोटी चोट कैसे हो सकती है? खून भी निकल रहा है, अगर संक्रमण हो गया तो जरूर अस्पताल जाकर इलाज कराना चाहिए। बच्चों, दीदी को चोट लगी है, अब वो तुम्हारे लिए मूली के फूल नहीं बना सकती। जब दीदी ठीक हो जाएंगी तब फिर तुम्हारे साथ नक्काशी करेगी, ठीक है? ठीक है, तो भैया तुम दीदी की अच्छे से देखभाल करना, जब दीदी ठीक हो जाए जरूर उन्हें लेकर आना। हिलो डुलो मत, ध्यान रखो घाव फिर से खुल न जाए। राजकुमारी लियान हुआ, मैं अभी जा रहा हूँ। किंग हेंग जी, बेटी, इन 2-3 दिन पानी से दूर रहना, भारी काम मत करना, आराम से रहो, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम याद रखेंगे।
छोटू, घर जाकर अच्छे से आराम करना। नूडल्स की दुकान का काम मैं संभाल लूंगा, तुम हाथ भी मत लगाना। ओह, तुम पर बोझ डाल दिया कुयान। मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? मेरी छोटू सिर्फ मेरी है, कोई छीन नहीं सकता। अरे छोटू, तुम चोट भी खा बैठी, दर्द तो नहीं हो रहा? सारी गलती यान की है, उसने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। माँ, गलती मेरी है, मैं छोटू पर नजर नहीं रख पाया। आप फिक्र मत कीजिए, अब से नूडल्स की दुकान का सारा काम मैं करूंगा, छोटू से एक काम भी नहीं करवाऊंगा। आंटी, कोई यान को दोष मत दीजिए, मेरी अपनी लापरवाही थी, बस एक छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। जल्दी से गरम दलिया पी लो, शरीर को गर्मी मिलेगी। हम चलते हैं। ठीक है। कौन? छोटू, दरवाजा खोलो। रात हो गई है, अकेले मर्द और औरत का मिलना ठीक नहीं। एक साधारण लड़की होने के नाते मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, कृपया पी गोंगजी वापस लौट जाएं। तुमने दूसरों से कहा कि तुम मुझे जानती भी नहीं, तो फिर मुझे पी गोंगजी क्यों कह रही हो? माफ कीजिए, यह मेरी जबान की चूक थी। रात हो गई है महोदय, कृपया वापस जाएं। कृपया इस साधारण लड़की के आराम में और खलल न डालें। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो मैंने जो मुश्किल से अपने दिल के चारों ओर दीवार खड़ी की है वह ढह जाएगी। आप और मैं, आखिरकार आसमान और जमीन जितने अलग हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। छोटू, छोटू, दरेन, कुछ काम है? मुझे नूडल्स की दुकान लगानी है, मेरे पास आपके साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। इसे लगा लो, निशान नहीं पड़ेगा। शुक्रिया दरेन, लेकिन मैं एक मामूली और अनाड़ी लड़की हूँ, इतनी अच्छी दवा के लायक नहीं हूँ। अगर दरेन को और कोई काम नहीं है तो कृपया वापस जाएं, मुझे अपना धंधा देखना है। छोटू, माफ करना। बस एक मोती का फूल था। दरेन आमतौर पर उस पर नजर भी नहीं डालते, फिर उसकी परवाह क्यों कर रहे हैं? सिर्फ मोती का फूल नहीं था, मैं। छोटू जी, नूडल्स कब बनाओगी? हम तो सुबह से ही लाइन में लगे हैं। दरेन, मैं एक छोटा सा धंधा करके घर जाने का किराया जमा कर रही हूँ, मेहरबानी करके मेरी रोजी रोटी में खलल न डालिए। सबको इंतजार करवाया, माफी चाहती हूँ। अभी सबके लिए सूप गर्म करके नूडल्स बनाती हूँ। मुझे पता है, मेरी प्यारी शाओ याओ, तू कभी भी कोई गंवार बेवकूफ लड़की नहीं थी। तू मजबूत और दयालु है, बहुत खूबसूरत है। तू ही है वो इंसान जिसे मैं अपनी जिंदगी भर संभालना चाहता हूँ, शाओ याओ। चाहे तू कितनी भी बेरुखी दिखाए, कितना भी इनकार करे, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी तेरे एहसान चुकाने में लगा दूंगा, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तेरी हिफाजत करूंगा। ये श्रीमान पेई रोज आते हैं, साफ है कि उनका इरादा तुम्हारी तरफ है। अगर तुम्हें वो परेशान करते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ, कहता हूँ कि फिर न आए। उन्हें नूडल्स खाने की जरूरत नहीं है, मैं नूडल्स बेचती हूँ, उनसे कोई लेना देना नहीं, धंधे पर असर नहीं पड़ना चाहिए। शाओ याओ, तेरे हाथ ठीक हो गए। श्रीमान पेई की चिंता के लिए शुक्रिया। ये आम लड़की के हाथ सस्ते हैं, इस छोटी सी चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीमान पेई, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। शाओ याओ की देखभाल मैं कर लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर महोदय ने खाना खा लिया है तो फिर मिलेंगे, अगली बार जरूर आइएगा। हुजूर, आप रोज शाओयाओ की नूडल्स की दुकान पर जाते हैं, लेकिन वो आपके साथ अब भी ठंडी ही है। आप ये सब क्यों झेल रहे हैं? मैं कुछ नहीं झेल रहा, बस उसे देख पाना ही मेरे लिए काफी है। चांग जुआन, शुरुआत में मैं गलत था।
मुझे उसे दुख देने वाली वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी। आपकी और राजकुमारी लियान हुआ की सगाई खुद महाराज ने तय की है, पूरा दरबार जानता है। अगर आप जिद करके शाओ याओ के साथ रहेंगे तो शायद लोग बुरा कहेंगे, आपके करियर पर बुरा असर पड़ेगा। वो सगाई मैंने कभी मानी ही नहीं। मैं और लियान हुआ बचपन से जानते हैं। मैं उसे सिर्फ एक बहन की तरह देखता हूं। उसके लिए कभी कोई रोमांटिक भावना नहीं रही। राजकुमारी लियान हुआ। और करियर की बात करें, अगर मैं अपनी प्रेमिका की भी रक्षा नहीं कर सकता तो ये करियर लेकर क्या करूंगा? मैं पेई किंगहेंग इस जन्म में शाओ याओ के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। चाहे कोई भी मुश्किल आए, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। शाओ याओ जी, ये पड़ोसियों ने मिलकर जमा किया है। हम जानते हैं कि तुम माँ बेटी के लिए आसान नहीं है और आपकी माँ छुई आंटी की तबीयत भी ठीक नहीं है। ये छोटा सा सामान रख लो, झिझको मत। धन्यवाद आंटी, सभी पड़ोसियों का धन्यवाद। लेकिन ये सामान बहुत कीमती है, हम इसे नहीं ले सकते। बस थोड़ी सी भावना है, ज्यादा कीमती नहीं है, जल्दी रख लो। हमें शर्मिंदा मत करो। सोचा नहीं था कि पड़ोसी इतने दयालु होंगे। अब ठीक है, खाने की चिंता नहीं रही। ये जड़ी बूटियां सेहत के लिए भी अच्छी रहेंगी। मैं यहाँ ज्यादा दिनों से नहीं हूँ। पड़ोसियों से बस हल्की फुल्की जान पहचान है। वो मुझे चीजें क्यों देंगे? ये सब बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान है। आम पड़ोसी मिलकर भी इतना नहीं जमा सकते। शायद ये सिर्फ एक संयोग है। पहुंच लो, ठंडा नहीं लगेगा। श्री पेई का सामान, मुझे इसकी आदत नहीं है, आप ही रख लें। बस एक रेशमी रुमाल है, किसी और मतलब से नहीं। अगर तुम नहीं लोगे तो फेंक दो। पेइकिंग लियाओडोंग में रहते हुए हरे बांस की कढ़ाई वाले कपड़े पहनना पसंद करता था। मैं जानती हूँ ये सब तुमने किया है। तुम चुपचाप मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। सोचना बंद करो, याद करना बंद करो, अच्छे से पैसे बचाओ, छुई दादी को घर ले जाओ, सादा और शांत जीवन जियो। श्री पेई, आपने मुझे बुलाया? मैं जानता हूं तुम शाओ याओ को पसंद करते हो, उसकी रक्षा भी करते हो। हाँ, मैं शाओ याओ को पसंद करता हूँ। मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसे एक भी दुख नहीं देने दूंगा। लेकिन तुम उसे जो चाहिए दे नहीं सकते, उसकी जिंदगी भर रक्षा भी नहीं कर सकते। मैं दलीसी का असिस्टेंट मिनिस्टर हूँ, मेरे में उसकी रक्षा करने की क्षमता है। उसे जिंदगी भर की सुरक्षा और खुशी दे सकता हूँ। लेकिन तुम अभी सिर्फ एक छात्र हैं, भविष्य अनिश्चित है। तुम उसकी रक्षा कैसे करोगे? मैं अभी कुछ करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। मैं पद प्राप्त करूंगा। मैं जिंदगी भर का समय लगाऊंगा शाओ याओ के लिए अच्छा बनने में, तुमसे भी बेहतर। शाओ याओ इंतजार नहीं कर सकती। उसने तुम्हें सिर्फ एक दोस्त माना है, एक परिवार के सदस्य माना है। शाओ याओ ने मेरे लिए सिर्फ शुक्रिया ही रखा है, प्यार नहीं। छुई यान की परीक्षा नजदीक है। जब यात्रा का पैसा जमा हो जाएगा तो छुई दादी को घर ले जा सकेंगे। मुसीबत है शाओ याओ जी। क्या हुआ? धीरे धीरे बताओ, छुई यान ही है क्या? अभी बहुत सारे अधिकारी आए थे, कह रहे थे इस बार की परीक्षा में किसी ने परीक्षक को रिश्वत दिया, सवाल लीक किए, कई लोगों को पकड़ लिया गया, उनमें छुई यान भी है। परीक्षा में धांधली? ये कैसे हो सकता है? गंभीर है? बिल्कुल गंभीर है। हर राजवंश में परीक्षा में धांधली बड़ा अपराध है। हल्की सजा में हमेशा के लिए नौकरी नहीं, गंभीर सजा में देश निकाला या मौत की सजा। क्या मौत की सजा? क्या मौत की सजा? छुई यान को कहाँ ले गए?
हम पता कर सकते हैं। इतना बड़ा मामला शायद दलीसी देखेगा। वह जरूर बेकसूर है। वह ऊपर तक पहुंचने वाली जगह है। हम जैसे आम लोगों के पास वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता कहाँ है? कोई खबर मिली तो तुम्हें बताऊंगा। छुई आंटी को नहीं बताना है। उनकी तबीयत अभी ठीक हुई है। अगर उन्हें पता चला कि छुई यान को कुछ हुआ है तो फिर से बीमार पड़ जाएंगी। छुई यान ने इतनी मेहनत की है, पढ़ाई का पैसा जमीन बेचकर जुटाया था। वह किताबों की दुकान पर किताबें कॉपी करके घर चलाता था। वह परीक्षक को रिश्वत देने का पैसा कहाँ से लाता? वह जरूर बेकसूर है। क्या हुआ छोटी? आज स्टॉल पर क्यों नहीं गई? श्रीमान पे, कृपया करके छुई यान को बचा लीजिए। छुई यान को क्या हुआ? आराम से बताओ, जल्दी मत करो। वे कहते हैं कि छुई यान ने नकल की है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। छुई यान जरूर बेकसूर है। उसकी पढ़ाई का पैसा जमीन बेचकर जुटाया था। वह रोज किताबों की दुकान पर कॉपी करके घर चलाता था। उसके पास परीक्षक को रिश्वत देने के लिए पैसे ही नहीं है। कृपया श्रीमान पे इस सच्चाई का पता लगाएं, उसे बचा लीजिए। मैं पिछले कुछ दिनों से महल में पुराने दस्तावेज संभाल रहा हूँ। इस बारे में नहीं जानता। तुम परेशान मत हो, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। शुक्रिया श्रीमान पे। शुक्रिया। मत रो, मैं हूं ना। डरो मत छोटी। किंग हेंग कई दिनों से गए हुए हैं। मामले की जांच की कोई खबर नहीं है। बेटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम बेचैन सी लग रही हो। माफ करना, हाल ही में ठीक से आराम नहीं मिला। यान, यह बच्चा इतने दिनों से दिखाई ही नहीं दे रहा। तुम इतनी व्यस्त हो और वह हाथ भी नहीं बांटाता। आंटी, परीक्षा नजदीक है। उसका पढ़ाई पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। ये सारे काम मैं अकेले कर लूंगी। हाँ, सही कह रही हो। उसके पिता के आखिरी वक्त में उन्होंने मुझे बार बार समझाया था कि उसे जरूर पढ़ाऊं। खैर, यान, यह बच्चा होशियार निकला। हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा। चुई यान की गिरफ्तारी की बात चुई आंटी को किसी हाल में नहीं पता चलनी चाहिए। चांगशवान, चलो मेरे साथ जेल चलो। जेल? क्या तुम मुझे छुई यान से मिलवाने ले जा रहे हो? हाँ, तो थोड़ा रुको जरा। तुम उस लड़के की इतनी फिक्र करती हो? सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया चांगशवान भैया। जेल जैसी जगह अगर तुम नहीं होते तो मैं अंदर ही नहीं जा पाती। हम्फ, मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रही हो? अगर साहब ने खास तौर पर इंतजाम न किया होता तो तुम उस लड़के से मिल पाती। ओह, तो कृपया तुम मेरी तरफ से श्रीमान पेई को धन्यवाद दे देना। तुम सच में बेवकूफ और अनाड़ी हो। आखिरकार छुई यान से मिल पाऊंगी। वह जेल में आखिर कैसा है? कोई यान तुम हो ना?
शाओ याओ, तुम यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आई हूँ, तुम चिंता मत करो, कोई आंटी को नहीं पता कि तुम पर मुसीबत आई है, मैंने उनसे यह बात छुपाई है। शाओ याओ, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने परीक्षक को रिश्वत नहीं दी, मुझ पर झूठा आरोप लगा है और मेरी माँ से यह बात छुपाने की विनती करती हूँ। उनकी तबीयत कमजोर है, वे इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मुझे तुम पर विश्वास है। पेई साहब ने भी सच्चाई सामने लाने का वादा किया है और कुछ पैसे भी हैं, कुछ दिनों में मौका मिला तो और लेकर आऊंगी। शाओ याओ, बस करो, चलो, समय बर्बाद मत करो। तुम अंदर ठीक से रहना, बाहर की फिक्र मत करना, मैं कोई आंटी का ख्याल रखूंगी। हम दोनों तुम्हारे सकुशल बाहर आने का इंतजार करेंगे। पेई किंग हैंग, आपको जल्द से जल्द सच्चाई सामने लानी होगी। पेई साहब, धन्यवाद, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया महोदय। यू शाओयाओ, तुम्हारे पास कोई इंसानियत है भी या नहीं? उस लड़के से हाथ पकड़े समझाए जा रहे हो और मेरे साहब के लिए बस एक शुक्रिया। इन दिनों इस केस की वजह से साहब इतने व्यस्त हैं कि खाते सोते भी नहीं, सर्दी लग गई है, बोल भी नहीं पा रहे और आराम भी नहीं कर रहे, और तुम हो चांग जुआन। साहब को बहुत खांसी आ रही है, मुझे उनके लिए नाशपाती का सूप बनाना है। चांग जुआन, मैंने पेई साहब के लिए गले को आराम देने वाला सूप बनाया है, कृपया उन तक पहुंचा देना। तुम्हारे हाथ पैर नहीं है क्या? खुद नहीं दे सकती? मैं अंदर नहीं जा सकती। साहब अंदर हैं, अंदर जाओ। क्या बात है? पेई साहब, शाओ याओ, तुम यहाँ कैसे? मैंने आपके लिए सूप बनाया है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। लाओ, बैठो। माफ करना, मैं अभी चली जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं श्री पेई को परेशान नहीं करूंगी। जियो याओ, क्या तुम रुक सकती हो? क्या हम वैसे ही रह सकते हैं जैसे लियाओडोंग शहर में थे? श्री पेई, यह तो राजधानी है, यह कैसे एक जैसा हो सकता है? यह प्रधानमंत्री के महल का वैभव, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। अगर मैं रुक गई तो मुझे कौन इज्जत देगा? और फिर तुम्हें तो राजकुमारी लियानहुआ से शादी भी करनी है। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे एक कीड़े की तरह देखें। देर हो गई है, जियो याओ को वापस जाना है। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। इन दिनों क्या कुछ हुआ है? तुम इस हालत में कैसे पहुंच गए? पिछले कुछ दिनों में मैं परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था, दिन रात पढ़ाई करता रहा। माँ और जियो याओ से मिलने आना भूल गया, बस थकान से दुबला हो गया हूँ। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सेहत ज्यादा जरूरी है। इतनी जान नहीं लगानी चाहिए। जियो याओ, इन दिनों तुम्हारा बहुत एहसान रहा। अगर मैं परीक्षा में पास हो गया
क्या मैं तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आ सकता हूँ? अच्छा, तुम्हारी सफलता की कामना करती हूँ। पहले चलता हूँ। जियो याओ, मेरा इंतजार करना। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वे बातें आखिरकार छुपानी नहीं चाहिए थीं। बस बात यह है कि सब कुछ तुम्हारी परीक्षा खत्म होने के बाद ही कहा जाएगा। तुम ही यू जियो याओ हो? तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग हेंग भैया से चिपकने की? राजकुमारी, गलतफहमी हुई है। मैं किसी के साथ राजधानी में कुई यान को ढूंढने आई हूँ। मैंने श्री पेई को परेशान नहीं किया है। जब ढूंढ ही लिया है तो फिर यहाँ क्यों अटके हुए हो? मेरा सफर का खर्च डाकुओं ने लूट लिया। अब मैं छोटा मोटा धंधा करके वापसी का किराया जोड़ रही हूँ। यह सब झूठ है। राजधानी में डाकू कहाँ से आएंगे? इसे राजधानी के बाहर दक्षिण पहाड़ के जंगल में फेंक आओ। इसे सबक सिखाओ। नहीं जाना चाहिए, वहाँ सच में डाकू है। हैम्फ, डाकू हैं, राजकुमारी की रक्षा करो। यह नामुमकिन है। यहाँ डाकू कैसे हो सकते हैं? हिलना मत। शांत रहो, शांत रहो। राजकुमारी, अब आपको मेरी बात पर विश्वास आया? यह बग्घी तो शानदार है, जरूर किसी अमीर घराने की है। इस मोटी भेड़ को मत भगने दो। बचाओ, मुझे बचाओ। मेरी टांग में बहुत दर्द है। राजकुमारी, रोना बंद करो। रोने की आवाज लुटेरों को बुला लेगी। मैं राजमहल से चुपके से भाग आई, सिपाही कम लेकर आई। बहुत दर्द है। चढ़ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलूंगी। लुटेरे गाड़ी के निशानों से हमें ढूंढ लेंगे। तुमने इतना कसकर बांधा है, दर्द हो रहा है। कसकर नहीं बांधेंगे तो खून बंद नहीं होगा। लुटेरे खून के निशानों से हमें पकड़ लेंगे। हम यहाँ रात होने तक छुपे रहेंगे। मैं तारों से दिशा पता करके तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। मकड़ी है, जल्दी उसे हटाओ। चुप, शोर न करो। यह शायद हमें बचा सकती है। सब ध्यान से ढूंढो, मोटी भेड़ को भगने न दो। बस एक फटा हुआ गड्ढा है, मकड़ी के जाले लगे हैं, कोई नहीं है। धन्यवाद, तुम्हारी बदौलत। तुम्हारी नजर में मकड़ी तुच्छ है, लेकिन कभी कभी तुच्छ चीज भी जान बचा सकती है। माफ करना, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा रही हूँ। मैंने किसी को चुईयान के खिलाफ झूठा आरोप लगाने के लिए ढूंढा। तुम्हें राजधानी से भगाना चाहती थी, लेकिन गिंग भाई सच्चाई जान चुके हैं। फिर मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ना चाहती थी ताकि तुम हार मान लो। अब मैं समझना गई गिंग भाई तुम्हें क्यों पसंद करता है। राजकुमारी, गलतफहमी है। पी तुम्हें मुझे बेवकूफ और मूर्ख समझता है, मुझे पसंद नहीं करेगा। मैं भी पहले ऐसा सोचती थी, लेकिन वह गली के मोड़ पर रात भर रुकता था, बस तुम्हारा एक कटोरा नूडल्स खाने के लिए। नशे में भी तुम्हारा नाम लेता था, तुम्हें जाने न देने की गुजारिश करता था। रात भर रुकना, नशे में मेरा नाम लेना, ये बातें वह मुझसे कभी नहीं बताया। आओ राजकुमारी, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। माफ करना, मैं बहुत भारी हूँ। हाँ, आगे से मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, कम खाऊंगी। श्याओ, तुम्हें क्या हुआ? आगे नहीं आओ, तुम भी फंस जाओगे। हम दोनों यहाँ मर जाएंगे। तो क्या करें? इस दिशा में सीधे चलते रहो, जंगल से बाहर निकल जाओगे। किसी को मिले तो उन्हें मुझे बचाने के लिए बुलाओ।
ठीक है तुम रुको, मैं जरूर किसी को बचाने के लिए ढूंढ लाऊंगी। माँ माफ करना, तुम्हारे साथ जियाना नहीं जा सकती। और पीगेंग, उसे एक बार फिर देखना चाहती हूँ। श्याओ, श्याओ, तुम कहाँ हैं? श्याओ, पी मैं यहाँ हूँ। पी, मुझे बचाओ। श्याओ, श्याओ, डरो नहीं, मैं आ गया। हिम्मत रखो, लगभग हो गया। अब ठीक है श्याओ, डरो नहीं। जा गया। कैसा महसूस हो रहा है? कहीं तकलीफ तो नहीं है? मैं ठीक हूँ। राजकुमारी लियानहुआ कहाँ है? क्या वह सुरक्षित है? वह सुरक्षित है। बस पैर की चोट हड्डी तक पहुंच गई है। आगे चलकर उसे लंगड़ाकर चलना पड़ सकता है। वह महल चली गई है और महाराज को सब कुछ बता दिया है। मेरी वजह से उसे यह सब झेलना पड़ा। तुम्हारी गलती नहीं है, उसने ही गलती की थी। उसे नतीजे भुगतने चाहिए। तुम आराम करो, मैंने तुम्हारे लिए पौष्टिक सूप बनवाया है, अभी लेकर आता हूँ। लियान हुआ, तुम एक राजकुमारी होकर अपनी मनमानी करती रही, कानून कायदे की परवाह नहीं की। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? पुत्री को अपनी गलती का एहसास है। पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत खास हूँ, लेकिन जब यू शाओयाओ ने मेरी जान बचाई तब मुझे समझ आया कि सभी इंसान बराबर हैं। पुत्री राजकुमारी का खिताब छोड़ना चाहती है और महल से बाहर जाकर आम लोगों की मुश्किलें देखना चाहती है। एक आम इंसान की तरह जीना चाहती है। ठीक है, हम तुम्हारी यह इच्छा मंजूर करते हैं। कुछ अनुभव हासिल करने जाओ। उम्मीद है तुम्हें सच में समझ आ जाएगा कि आदर क्या होता है और जिम्मेदारी क्या होती है। पिताजी का शुक्रिया। शाओयाओ, मुझे माफ कर दो। उस दिन मुझे पता था कि तुम दलदल में फंस गई हो। मैं तुम्हें बचाने आना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मैं भी फंसकर मर न जाऊं। मैं कायर और डरपोक हूं। मैं तुम्हारे भरोसे के काबिल नहीं हूं। इसमें माफी मांगने जैसी क्या बात है? तुम घर के इकलौते बेटे हो। तुम्हारे पिता भी जल्दी चल बसे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ कैसे जिएगी? तुम्हारा हिचकिचाना और डरना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। लेकिन श्रीपेई नहीं डरे। मैंने दूर से देखा, वो पागलों की तरह दौड़कर अंदर गया, अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हें बचाने। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके बराबर नहीं हूं। मैं तुम्हें वो सुरक्षा नहीं दे सकता जिसकी तुम्हें जरूरत है। शाओयाओ, आगे चलकर तुम और श्रीपेई खुश रहना। क्या तुम राजी हो? शाओयाओ, क्या तुम राजी हो? मुझे पता है कि पहले मैं बहुत बुरा था। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाने वाली बातें कही, तुम्हें तकलीफ दी। लेकिन लियाओदोंग की उस बर्फीली रात जब तुमने मुझे गर्म किया, राजधानी में जब तुमने मेरे लिए सूप बनाया, और फिर जंगल में जब तुमने लियानहुआ को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, मेरा दिल पहले ही तुमसे भर चुका है। जब तुमने दलदल में मेरा नाम पुकारा, मुझे डर था कि कहीं मैं एक पल भी देर से न पहुंच जाऊं और फिर कभी तुम्हें न देख पाऊं। शाओयाओ, अब मुझे दूर मत धकेलो। मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो, ठीक है ना? लेकिन हम दोनों अलग हैं। तुम प्रधानमंत्री के बेटे हो और मैं बस एक चूल्हा जलाने वाली नौकरानी हूँ। और फिर कोई लेकिन नहीं। और हैसियत क्या चीज है? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, उस दयालु और बहादुर लड़की से जो मेरे अमीर होने या बदहाल होने पर भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करती है। यू शाओयाओ, मैंने लियानहुआ से अपनी सगाई तोड़ दी है और सम्राट ने भी हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दी है। अब आगे कोई हमारे बीच आ नहीं सकता। पहले यह सूप पी लो ताकि ताकत आए। यह मैंने तुम्हारे सिखाए तरीके से बनाया है। इसमें तुम्हारी पसंद का अदरक और गुड़ डाला है। शाओयाओ, मुझे बताओ, तुम्हारे दिल में भी मेरी जगह है ना? हाँ। बहुत खूब।
शियाओ याओ, यह बहुत अच्छी बात है। जब तुम थोड़े ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने ले जाऊंगा और फिर बड़ी धूमधाम से तुम्हें ब्याह कर घर लाऊंगा। पहले लियाओदोंग में मैं हमेशा तुम्हें बाल ऐसे ही बांधे देखता था। पता नहीं था कि खुले बाल इतने सुंदर लगते हैं। यह तो बस साधारण बाल है। मेरी नजरों में तो तुम हर तरह से खूबसूरत हो। शियाओ याओ, पहले मैं हमेशा सोचता था कि हम दोनों के बीच आसमान जमीन का फर्क है, लेकिन मैं यह भूल गया कि किसी से प्यार करने में हैसियत के ऊंच नीच का क्या मतलब। अब मेरा विरोध नहीं करती? नहीं करती। शियाओ याओ, मैं इस दिन का बहुत इंतजार कर रहा था। मैं भी। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी, मैं सम्राट से आज्ञा लेने जाऊंगा और तुम्हें बड़े ठाट से विवाह कर घर लाऊंगा, ताकि तुम पूरी राजधानी की सबसे शानदार दुल्हन बनो। ठीक है। श्रीमान, प्रधानमंत्री के आवास से कोई आया है, कह रहे हैं कि माताजी ने तुरंत वापस बुलाया है। चुपचाप यहीं रहना, मैं अभी आया। श्रीमान, माताजी ने भेजे व्यक्ति गली के मोड़ पर इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जरूरी बात है, तुरंत आवास लौटे। मालूम है, तुम यहीं रुककर शियाओ याओ की देखभाल करो। वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, किसी को भी उसे परेशान नहीं करने देना। मेरा इंतजार करना, बेकार की बातें मत सोचना। श्रीमान, माताजी ने बहुत जल्दी बुलाया है, कह रही हैं कि आपकी शादी के बारे में है और आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। शियाओ याओ, मेरा इंतजार करना, जैसे ही मैं घर का मामला निपटा लूं, तुम्हें फिर कभी दुख नहीं होने दूंगा। इस बार मैं किसी भी हाल में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह तो उनकी कमर पर लगी जेड की पट्टी है। शायद अभी गले मिलते समय गिर गई होगी। श्रीमान, आपकी कलाई पर यह लाल निशान कैसे पड़ा? श्रीमान के लिए एक कलाई का कवच बनाना होगा। प्रधानमंत्री के आवास से फिर कोई आया है, कहते हैं कि माताजी आपको भी बुला रही हैं। माताजी ने अचानक मुझे क्यों बुलाया? किस लिए? क्या वे मेरे निम्न परिवार से होने के कारण नाराज हैं? श्याओ बहन, यदि आप जाना नहीं चाहती तो जबरदस्ती न करें, कुमार आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। जिसका सामना करना है उसका सामना तो करना ही होगा। चांगशुआन भैया, कृपया मार्गदर्शन करें। श्याओ बहन, चिंता न करें, कुमार पहले ही आवास में है, वे आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। माताजी यद्यपि वंश और हैसियत को महत्व देती हैं, लेकिन कुमार का निश्चय दृढ़ है, वे आप पर अधिक दबाव नहीं डालेंगी। चांगशुआन भैया, टी साहब, वे अभी ठीक तो है ना? कुमार आवास लौटते ही मुख्य कक्ष में बुला लिए गए। लगता है इस वक्त वे आपके लिए ही बात कर रहे होंगे। श्याओ बहन, चिंता न करें, कुमार का आपके प्रति जो स्नेह है वह मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने एक बार आपको चुन लिया है, तो वे कभी आपको दुखी नहीं होने देंगे। हाँ। वे मेरे लिए ही झगड़ रहे हैं। श्याओ, डरो मत। हाँ। किंग हेंग, घुटने टेक दो। पिताजी, माताजी, तुम्हें अपना अपराध मालूम है? पुत्र को ज्ञात नहीं, कृपया पिताजी स्पष्ट करें। तुम प्रधानमंत्री आवास के सबसे बड़े पोते हो, दलीय न्यायालय के उप प्रमुख पद पर हो, फिर भी एक ग्रामीण साधारण स्त्री से उलझे हुए हो। यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निर्धारित राजकुमारी लियानहुआ से विवाह को भी तोड़ना चाहते हो। यह शाही आदेश का उल्लंघन है। यह पूरे पेई परिवार को विश्वासघात के दलदल में धकेलना है। पिताजी, माताजी, पुत्र अयोग्य है, जिससे आप दोनों निराश और चिंतित हुए, लेकिन पुत्र का निर्णय अटल है। इस जन्म में मैं श्याओ के सिवा किसी से विवाह नहीं करूंगा। राजकुमारी लियानहुआ से विवाह पुत्र को अवश्य तोड़ना है।
श्याओ का जन्म साधारण है, लेकिन वह किसी से भी अधिक दयालु, दृढ़ और साहसी है। जब पुत्र मृत्यु के मुंह में था, नीचे गिर चुका था, तब वही एकमात्र प्रकाश थी जिसने पुत्र को रोशनी दी। वही इस जन्म में पुत्र द्वारा चुनी गई है। इसके लिए पुत्र हर पदवी छोड़ने को तैयार है, प्रधानमंत्री के पोते की पहचान, दलीय न्यायालय की सारी समृद्धि। भले ही शाही आदेश मानने से इनकार करना पड़े, भले ही परिवार को कलंक लग जाए, पुत्र को किसी बात का पछतावा नहीं होगा। किंग हिंग, ऐसा मत करो। महोदय, महोदया, इस नागरिक को अपनी निम्न स्थिति का ज्ञान है, कभी ऊंचे स्थान की आशा नहीं की। यदि इस नागरिक के कारण किंग हिंग अपने माता पिता से विरोध करें, अपना भविष्य और परिवार छोड़ दें, तो इस नागरिक का मरकर भी प्रायश्चित नहीं होगा। इस नागरिक की अभी जाने की इच्छा है, सदा के लिए अलग हो जाए, लेकिन उन पर बोझ बनना कभी स्वीकार नहीं करेगी। श्याओ, तुम क्या बकवास बोल रही हो? सुनो, तुम बोझ नहीं हो, तुम वह हो जिसके साथ मैं, पेई किंगहेंग, जीवन बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए सब कुछ करना सार्थक है। इसके अलावा मुझे विश्वास है कि एक दिन माता पिता पुत्र का हृदय समझ जाएंगे, श्याओ की अच्छाई देख पाएंगे।